बीजेपी की जो गवर्नमेंट थी, मोदी की गवर्नमेंट थी, कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की सरगर्मी हो ही ना, वो साबुताज करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के ग्राउंड वीरान ही रहे। गली बाती हमें बेवकूफ़ बनाते रहे कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, और इंडिया को सुपर पावर बनाने में हमारे क्रिकेट बोर्ड का गलती है। हमारे जो नायल लोग थे, उन्होंने इंडिया को सुपर पावर बनाया क्रिकेट का। आपने आपने कहा हठधर्मी किसकी है, चेयरमैन पीसीबी की या ये टीम सिलेक्शन बोर्ड की? देखिए, दोनों की है, क्योंकि जब आप किसी ऐसे आदमी को लगाएंगे जिसको क्रिकेट की हवा ना का नहीं इलम होगा, तो फिर वो इसी तरह के डिसीजन लेगा। वो पिछले 30-40 साल से जब चेयरमैन है, उसकी जड़ें मजबूत हूँ। जिस तरह आप इंग्लैंड में देखें, सर कॉलिन कॉडरे थे उनके चेयरमैन। अभी आपके जो चीफ एग्जीक्यूटिव इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सौरव गंगोली हैं, हाईली एजुकेटेड है, बहुत अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, क्लीन। यहाँ पर उठाकर लेकिन पाकिस्तान में तो जनरल तौकीर या फिर वो हमारे जो की नासी होता जक्का अशरफ और फिर नजम सेठी साहब, ये तो नॉन क्रिकेटिंग लोग भी हमारे पीसीबी के रहे हैं, और तब भी इतने बुरे हालात नहीं हुए थे जितने अब हो गए हैं। देखिए, वो आपको इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि डिज़ास्टर वहाँ से ही शुरू हो गया था। इनका कोई क्रिकेटिंग बैकग्राउंड नहीं था, ना इन्होंने कभी कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, ना कुछ खेली। यहाँ पर सिफारशी रिश्वत के तौर पर जिसको नवाजना होता है, उसको क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाता है, और वो फिर आगे उसी तरह के अहमकाना फैसले लेता है। मैं हूं अहमद इमरान खान, और अभी तक की जो सूरत हाल है क्रिकेट की, वो इंतहाई तशवीशनाक है। महसूस ऐसे होता है कि अलामती तौर पे क्रिकेट का जनाजा निकल चुका है। भारत की तरफ से हम हारे, भारत से हारना कोई मसला नहीं था, लेकिन अगर फाइट करके हारते तो कोई दुख भी ना होता। और जो हमारा हाल हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, जैसे कोई गली मोहल्ले की टीम आ गई हो किसी बड़े टूर्नामेंट के अंदर, उसी तरह से कुछ हमारी टीम ने भी परफॉर्म किया। हमारे मुल्क में क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या है, जबकि यहाँ पे टैलेंट हर गली कूचे से उबल रहा है? इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ खान, जो फॉर्मल टेस्ट क्रिकेटर हैं। रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। ये क्या हुआ है क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तानी टीम के साथ? देखिए, ये शुरू से ही एक्सपेक्टेशन यही थी, क्योंकि जिस तरीके की आपने सिलेक्शन की थी, जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया था, जिस तरीके की आपने सिलेक्शन कमेटी बनाई थी, और फिर उसके बाद जो आपने टीम सिलेक्शन की है, जो कोचिंग आपने मैनुअल चेंज किया और कोचिंग स्टाफ चेंज किया बार-बार, तो उसके रिज़ल्ट यही निकलने थे। और ये नहीं है कि ये कोई अनएक्सपेक्टेडली हुआ, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेडली हुआ, और जितने भी क्रिकेट से रिलेटेड लोग हैं, जिन्होंने क्रिकेट खेली है, वो जानते थे कि इसका रिज़ल्ट यही निकलेगा। एक जब आप एशियन कंडीशंस में पाकिस्तान और इंडिया में या दुबई में क्रिकेट खेल रहे हों, और आपके पास रेगुलर स्पिनर आप टीम में सेलेक्ट ना करें, तो और उसके बाद अगर कोई सोचता है कि हम कोई रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि वो हमको उनकी जन्नत में रहता है। तो वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया, वही इनके ऑफिशियल्स ने किया, वही इनके कोचिंग स्टाफ ने किया, और मेरा ख्याल है कि आगे इससे भी बड़ा डिज़ास्टर पाकिस्तान की क्रिकेट में होने वाला है। आगे इससे भी तनज़्ज़ुली आने वाली है। अच्छा, ये बताएं कि कितना एक अरसा पहले आपने, या क्रिकेट को समझने वाले लोगों ने, जिनकी एनालिटिकल स्किल शार्प है, उन्होंने कितना एक अरसा पहले एनालाइज कर लिया था कि दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर इन चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए, जब इन्होंने चैंपियन ट्रॉफी के लिए स्क्वाड अनाउंस किया, तो जो सबसे बड़ी आवाज़ उठी वो वसीम अकरम की थी। वसीम अकरम ने सबसे पहले क्रिटिसाइज़ किया था कि जब इंडियन टीम दुबई और पाकिस्तान की कंडीशंस में चैंपियन ट्रॉफी के लिए उन्होंने 5 स्पिनर्स अनाउंस किए अपनी टीम में, और आपने उन्हीं कंडीशंस में आपने मैच खेलना, और आप सिर्फ एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं, रेगुलर स्पिनर के साथ, और बाकी जो आपने 2 स्पिनर रखे हैं वो तो टाइम पास हैं। यानी कि वो आधे तीतर और आधे बटेर आप कह सकते हैं। बैट्समैन है ना, वो पूरे बैट्समैन थे, ना बॉलर थे, और उनके साथ आप फिर चैंपियन ट्रॉफी में जा रहे हैं, और जब आपने मैच भी स्पिनिंग ट्रैक पे खेलना था। तो वसीम अकरम ने सबसे पहले ये आवाज़ उठाई थी कि ये बड़ी रॉन्ग सिलेक्शन है। मगर उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने, जो आपकी सिलेक्शन कमेटी थी, उसको उन्होंने कहा है कि भाई इस पे आप देख लें, क्योंकि सारे लोग ये कह रहे हैं कि आपने रॉन्ग सिलेक्शन की है। मगर उनकी हठधर्मी और नालायकी और नाअहली आप देखें कि वो बरकरार रही, और उसका खमियाजा पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को भुगतना पड़ा है। कि आप एक इतना बड़ा टूर्नामेंट है, चैंपियन ट्रॉफी जैसा, जिसको 29 साल के बाद पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, और एक बहुत बड़ी ऑनर की बात थी, और करोड़ों लोग जो उसके साथ इन्वॉल्व होने जा रहे थे, उनको आपने सिर्फ 4 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान टीम डिस्कार्ड हो गई, और सारे का सारा जो टेम्पो था एक चैंपियन ट्रॉफी का, वो जीरो के रह गया। एक्साइटमेंट। अच्छा, आपने आपने कहा हठधर्मी किसकी है, चेयरमैन पीसीबी की या ये टीम सिलेक्शन बोर्ड की? देखिए, दोनों की है, क्योंकि जब आप किसी ऐसे आदमी को लगाएंगे जिसको क्रिकेट की हवा ना का नहीं इलम होगा, तो फिर वो इसी तरह के डिसीजन लेगा। वो
अब ये जो टीम सिलेक्शन करनी होती है या आगे से मैनेजमेंट करनी होती है, ये जो डिफरेंट वो नॉमिनीज होते हैं जो आगे उन्होंने अपॉइंट किए होते हैं, उन्होंने करने होते हैं। मगर वो जब आप रिलेटेड हूँ क्रिकेट के साथ या स्पोर्ट्स के साथ पिछले 30-40 साल से जब चेयरमैन है उसकी जड़ें मजबूत हूँ। जिस तरह आप इंग्लैंड में देखें सर कॉलिन कॉडरे थे उनके चेयरमैन। अभी आपके जो चीफ एग्जीक्यूटिव इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सौरव गंगुली हैं, हाईली एजुकेटेड है, बहुत अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, क्लीन। यहाँ पर उठाकर लेकिन पाकिस्तान में तो जनरल तौकीर ज़िया, फिर वो हमारे जो की नासी होता ज़का अशरफ और फिर नजम सेठी साहब, ये तो नॉन क्रिकेटिंग लोग भी हमारे पीसीबी के रहे हैं और तब भी इतने बुरे हालात नहीं हुए थे जितने अब हो गए हैं। देखिए, वो आपको इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि डिज़ास्टर वहाँ से ही शुरू हो गया था कि जब भी कोई इमारत गिरती है तो उसके पीछे ये वजह नहीं होती है कि एकदम ज़लज़ला आया और ज़मीन बोस होगी। उसकी जड़ें बहुत अरसे से जो रूट्स होती हैं, जो उसकी खोखली हो रही। लाइन होती है, वो खोखली होना शुरू हो जाती है। तो जो आपने ये 4-5 नाम गिनवाए हैं, ये इलेक्टेड लोग नहीं थे, ये ऊपर से नाज़िल हुए थे हमारे ऊपर। और ये एक आप कह सकते हैं कि सियासी रिश्वत के तौर पर इनको ये सीट्स दी गई थी। इनका कोई क्रिकेटिंग बैकग्राउंड नहीं था, ना इन्होंने कभी कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, ना कुछ खेली। मैंने इसलिए आपको एग्जांपल दी है सर कॉलिन कॉडरे की जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की अभी जॉर्ज बेले हैं, ये अभी इंडियन के सौरव गंगुली हैं और बड़े-बड़े लोग हैं जो हाईली एजुकेटेड विजनरी लोग हैं, क्रिकेट खेली हुई है, उनको ये ओहदे दिए जाते हैं। यहाँ पर सिफारशी रिश्वत के तौर पर जिसको नवाजना होता है उसको क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाता है और वो फिर आगे उसी तरह के अहमकाना फैसले लेता है। अच्छा, हमने ये क्योंकि मौजूदा चेयरमैन है, ये सहाफ़ी भी हैं, तो इत्तेफ़ाक से मुझे भी इत्तेफ़ाक है उनके साथ काम करने का। जर्नलिज़्म की हद तक या पीआर की हद तक बहुत प्रोग्रेसिव माइंड है। क्रिकेट के अंदर अगर वो कॉम्पिटेंट माइंड नहीं है और उसके बावजूद चेयरमैन पीसीबी ठहरे हुए हैं, तो क्या उनको पर्क्स एंड बेनिफिट्स, सैलरी वगैरह, फाइनेंशियल बेनिफिट्स की वजह से टिके हुए हैं, या कोई ख्वाब जो आपको, जो कौम को नज़र नहीं आ रहा, वो हो सकता है उन्होंने छुपा के रखा हो अपने ज़हन के अंदर? बेसिकली जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का ये ओहदा है, ये इसमें सेल्फ प्रोजेक्शन आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। किसी भी ओहदे मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर के बाद जो सबसे बड़ा ओहदा है, वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का होता उसकी वजह क्या है? है। उसमें इसमें ये होता है कि देखिए पाकिस्तान के पास एक ही स्पोर्ट्स है और ये ग्लोबल स्पोर्ट्स है जो क्रिकेट है। इसमें ब जो लुक्रेटिव फंड्स होते हैं? फंड्स तो आईसीसी आपको देता है, फंड बेशुमार आपके पास अभी देखें कि आपने जो रेनोवेशन थी स्टेडियम्स की, उसपे आपने 12-15 करोड़ रुपया खर्च कर अरब-अरब। अरब रुपया खर्च किया और उसके बाद फिर आईसीसी ने मज़ीद आपको पैसे देने हैं। तो ये कोई ऐसा कोई इंस्टीट्यूट तो नहीं है कि जो फंड खुद जनरेट करता है। ये डिपेंडेंट है और डिपेंडेंट भी उन लोगों का जो पास्ट में जो पाकिस्तान को लीड करते आए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को अरूज बख्शा है, उनकी मरहूने मिन्नत आप ये फंड ले रहे हैं आईसीसी से। उनकी वजह से आपका स्ट्रक्चर खड़ा, आप टेस्ट स्टेटस आपको उसमें सस्टेन कर रहे हैं, जो कि अभी मुझे लग नहीं रहा कि पाकिस्तान लंबा अरसा अगर इसी तरह के सिस्टम चलता रहा तो सस्टेन कर पाएगा। तो ये फिर ये इसमें प्रोजेक्शन आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती है, आपको मीडिया में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन मिलती है, आपको पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड एक रिस्पेक्ट मिलती है, पैसे का आना-जाना काफ़ी रेल-पेल होती है यहाँ पे। फिर अपने काफ़ी सारे लोग रिश्तेदार और दोस्त यार हैं, उनको आप नवाज़ सकते हैं। जिस तरह अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में देख लें कि कोई असिस्टेंट कमिश्नर वहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट चला रहा है, कोई चला रहा है, कोई चला रहा है आके कोई सीएसपी से आया हुआ है, कोई किधर से आया हुआ है। तो इस तरीके से फिर ये लोग नवाज़ते हैं और इस वजह से मेरा ख्याल है कि हर एक के लिए बड़ी एक गोल्डन आप कह सकते हैं कि स्पून है। अच्छा, अभी तक की हिस्ट्री के अंदर क्रिकेट बोर्ड की आपके ख्याल में कैरेक्टर ओरिएंटेड कौन-सा पीसीबी का चेयरमैन आया? देखिए इसमें पाकिस्तान के पहले कैप्टन थे, मेरा नाम मेरे ज़हन से उनका निकल गया है। जिन्होंने बड़े रेवोल्यूशनरी इक़दामात किए थे स्पोर्ट्स की इसमें और वही उन्हीं का बनाया हुआ ये ढांचा है कि आज पे आपकी जो डिपार्टमेंट क्रिकेट चल रही है, डिपार्टमेंट को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्समैन हैं, वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इतना पैसा नहीं है। हुँ। अब्दुल हफीज़ कारदार उनका नाम था, वो पाकिस्तान के पहले कैप्टन थे, ऑक्सफोर्ड के पढ़े-लिखे थे, पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। उन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट इंट्रोड्यूस करवाई थी और उनका लगाया हुआ पौधा अभी तक चल रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान का जो नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट में वो अभी तक बरकरार है। उसके बाद या उससे पहले ना कोई अच्छा कोई चेयरमैन उनसे पहले आया, ना कोई बाद में आया और अभी तक वो सिफारशी भर्तियाँ चल रही हैं। रमीज़ राजा भी रहे कुछ अरसे के लिए चेयरमैन, वो उनका पीसीबी के चेयरमैन का दौर आप कैसे देखते हैं? देखिए उसको एज़ ए क्रिकेटर तो हम कहते हैं कि वो ठीक है थे, उनके कोई डिसीजन क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इतने रॉन्ग नहीं थे।
मगर वो उनको जो मार पड़ी है वो इसमें पड़ी है कि वो जो इमरान खान का एक सिस्टम था 5-6 टीमों का पूरे पाकिस्तान से सारा डिपार्टमेंट्स क्रिकेट जो है उसको आपने उसका ढांचे को स्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया उन्होंने। और उसके बाद जो रीजनल एसोसिएशंस थी उनको सूबाई एसोसिएशन में कन्वर्ट करके उन्होंने सिर्फ 5 या 6 टीमें बना दी। हुँ। अब इसको मैं एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि जिस तरह कराची आपका शहर है या उसको पूरा जो इंटीरियर सिंध है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इनकी आबादी कोई 5-6 करोड़ आबादी बन जाती है और उसके लिए सिर्फ एक टीम थी। और इसमें फिर बहुत ज़्यादा जो आपका नेचुरल टैलेंट था वो बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गया। फिर लोगों ने जो आपके अच्छे-अच्छे प्लेयर थे उन्होंने दूसरे काम शुरू कर दिए, दूसरे मालिक में माइग्रेशन कर गए, वो छोटे-छोटे काम शुरू कर दिए और आपका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो सफ़र कर गया। तो इसमें रमीज़ राजा ने इमरान खान को खुश करने के लिए ये 6 टीमों का निज़ाम था, इसको फ़रोग़ दिया। इसकी वजह से यही उनकी मेरा ख़्याल है कि एक माइनस पॉइंट आप कह सकते हैं। अच्छा। अच्छा, एक वक़्त था जब बल्कि अभी भी जो दुनिया के अंदर मशहूर गेम्स हैं, उनके अंदर क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसमें कैप्टन को बड़ी ज़्यादा अहमियत दी जाती है। फुटबॉल के अंदर या हॉकी के अंदर कैप्टन का क रोल या उसके ऊपर प्रेशर इतना नहीं होता जितना क्रिकेट में होता है। एक तो ये बताएँ उसकी बुनियादी वजह क्या है? दूसरा ये कि कुछ अर्सा पहले तक जो कैप्टन मतलब अगर खुल के कहूँ तो इमरान खान जैसा कैरेक्टर ओरिएंटेड कैप्टन जो लीड फ्रॉम द फ्रंट करता था, उस तरह के कैप्टन क्यों नहीं अब आ रहे हमारे पास? देखिए, जो आपने पहला इसका है आपका क्वेश्चन सवाल। है उसमें ये है कि क्योंकि फुटबॉल या हॉकी जो है ये शॉर्ट इंटरवल की गेम्स है, इसमें 35 मिनट या 40 या 70 मिनट में मैच खत्म हो जाता है। तो फिर जो आपका जो कोच होता है वो मेजर इसमें रोल प्ले करता है। वो आपको एक प्लानिंग देता है कि जो स्ट्राइकर है उन्होंने ये काम करना है, जो मिडफील्ड में उन्होंने इस तरह कैप्टन का काम कोच कर रहा होता। कैप्टन का कोच काम कर रहा है और उसके बाद जो इंटरवल होता है उसके में भी वो प्लानिंग करके दे देता है कि आपने इस तरीके से करना है और फिर चेंजिंग होती रहती है। जो क्रिकेट है ये पूरे दिन का गेम है, इसमें जो कैप्टन है उसका बहुत ही मेजर, क्योंकि जब आप अंदर जाते हैं तो आपको मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज में आपको प्रोग्राम अपने फाइनलाइज करने पड़ते हैं। एक सेशन डिफरेंट होता है, दूसरा सेशन डिफरेंट उससे मुख्तलिफ होता है, तीसरा और डिफरेंट होता है, चौथा और डिफरेंट होता है। और फिर उसके अंदर जो आपका कैप्टन है उसके लिए बहुत शार्प माइंडेड होना ज़रूरी है, क्योंकि उसने देखना होता है कि कौन सा जो बैट्समैन अंदर आ रहा है उसकी क्या फॉल्ट्स हैं। अगर आपने 3-4 नए बॉलर्स के साथ आप खेल रहे हैं, हुँ। उनको नहीं पता, वो यंग है, तो उसमें कैप्टन का बुनियादी रोल होता है वो मिड ऑफ पे खड़ा होता है, वो बैट्समैन की फॉल्ट्स बताता है अपने बॉलर को, भाई इस लाइन पे बॉल करो, इस जगह पे आप इसको मुश्किलात से 2-4 करके आउट कर सकते हो। हुँ। अदरवाइज़ तो बॉलर पूरा दिन बॉलिंग करता रहे, नया बॉलर को तो वो विकेट नहीं ले सकता उस। और फिर जो डिफरेंट स्ट्रैटेजी आपने चेंज करनी होती है, वो भी कैप्टन का काम होता है कि इसलिए जो हमारे कैप्टन है, एक प्रोएक्टिव ये कैप्टन होना चाहिए कि आपको जब कोई बैट्समैन अंदर आता है, आपको पहले स्ट्रैटेजी आपके दिमाग में फाइनल होनी चाहिए। हुँ। जहाँ तक आपने इमरान खान की बात की है, वो प्रोएक्टिव कैप्टन था। ये बाद में जब कोई डिसीजन ले चुके होते हैं, उसके बाद ये अपनी स्ट्रैटेजी फाइनलाइज़ करते हैं, जब मैच से आपके सर से पानी गुज़र चुका होता है। इमरान खान का डिफरेंस क्या था इनसे? इमरान खान हाइली एजुकेटेड आदमी था, वो विनरी आदमी था। उसने अपना सारा जो सिस्टम था, वो एक ऑर्डिनरी फास्ट बॉलर पाकिस्तान टीम में आया जिसकी जगह नहीं बन रही थी। उसने पूरी इसकी साइंस पढ़ी, स्पोर्ट्स साइंसेज़ पढ़ी और उसके बाद उसने अपना ऐसा एक्शन मॉडरेट किया कि वो दुनिया का बेस्ट एक्शन अभी तक करार दिया जा चुका है और उसके साथ उन्होंने एक लंबे अरसे तक क्रिकेट की दुनिया पे उन्होंने रूल किया। रूल किया। अच्छा, अभी तक बेस्ट एक्शन। अभी तक उनका एक्शन बेस्ट है और मॉडर्न एक्शन में जदीद दुनिया में भी उनके एक्शन को दिखाया जाता है। तो इसमें आप देखें कि इमरान खान और इनका ये जो हमारे बाकी प्लेयर्स आए हैं, इन्होंने बेशुमार विकेटें ली होंगी, स्कोर किए होंगे, मगर इनका डिफरेंस इमरान खान के साथ एजुकेशन का आ जाता है कि तो एजुकेशन वो करिश्मा जो था वो एजुकेशन सिर्फ पर ग्रूमिंग थी। एजुकेशन थी, दैट्स इट। अभी भी जो हमारे हालात खराब है वो सिर्फ एजुकेशन की वजह से है। क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन स्पोर्ट्स साइंसेज से मुकम्मल बेबहरा आता है, उसको पता ही नहीं होता स्पोर्ट्स है क्या चीज़, एजुकेशन क्या है। उसके बाद जो मैनेजमेंट रखता है वो फिर चला जाता है बड़े नामों के ऊपर कि इसने 100 टेस्ट खेले हुए, उसने 70 टेस्ट खेले। भाई ये देखें कि वो लोग आए कहाँ से? कोई दर्जी की दुकान से उठ के 100 टेस्ट मैच खेल गया नेचुरल टैलेंट पे, कोई साइकिलों में पंचर लगाता आके 100 मैच खेल गया। भाई उसकी उसके बाद अगर आपने कोचिंग या मैनेजमेंट में आना तो आपने क्या वो सर्टिफाई जो आगे एक स्पेशल क्राइटेरिया एजुकेशन के क्या वो फुलफिल किया? क्योंकि पूरी दुनिया आजकल स्पोर्ट्स साइंसेज पे चलती है। जदीदियत है, उसमें आपको बायोमैकेनिक्स आ जाते हैं, उसमें आपकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी आ जाती है, आपकी न्यूट्रिशन आ जाती है, आपकी ह्यूमन एनाटॉमी आ जाती है, आपका और बेशुमार चीज़ें हैं जो इसमें आ जाती हैं। जब अवामिल। तक आप उसका नॉलेज आपको नहीं होगा, तो आप कैसे जो आपकी यंग जनरेशन आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, आप उनको किस तरीके से सही गाइड कर सकते हैं? तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक़्त फेस करना पड़ रहा है। अच्छा, इंडिया ने मना कर दिया पाकिस्तान आने से और पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट कर लिया। उसमें कोई हम नेगोशिएशंस को अगले राउंड में लेके जा सकते थे इंडिया के साथ कि इंडिया को लेके आएँ पाकिस्तान में को डिप्लोमेसी के ज़रिए?
देखिए वो जो इंडियन अपना काम करते हैं, वो उनका बेसिक पर्पस तो ये था, बीजेपी की जो गवर्नमेंट थी, मोदी की गवर्नमेंट थी, कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की सरगर्मी हो ही ना, वो सबूताज करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के ग्राउंड वीरान ही रहे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन होता है, ये पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस होते हैं, इनका काम है कि ये अपनी स्ट्रेटजी पहले फाइनलाइज करें। ये बेसिकली काम हुआ था 2013 में, जब आपने एमओयू पे इंडिया को बिग थ्री के लिए वोट दिया था। उस वक्त नजम सेठी थे, जाके उनको बिग थ्री के लिए वोट देकर ये आ गया भागे भागे। यहाँ पे इन्होंने बताया जी हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, हमने 6 एमओयू सीरीज उनके साथ बायलैटरल सीरीज पे साइन किया है, और इंडिया और पाकिस्तान की 6 बायलैटरल सीरीज होंगी आपस में, और दिसंबर में पहली सीरीज शारजा में होगी। उसके जब इंडिया ने अपना इनसे काम निकलवा लिया, उससे वोट ले लिया, वो एक सुपर पावर बन गई, क्योंकि 35% जो जनरेशन थी आईसीसी की, वो तो इंडिया को हिस्सा जाना शुरू हो गया। बाकी जो लोअर लेवल पे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, और ये सबसे लोएस्ट लेवल पे पाकिस्तान को मिलना शुरू हो गया। ये साइन करके आए थे ये लोग। और उसके बाद जब शहरियार खान जो थे, उन्होंने जाके अनुराज ठाकर को कहा, बीसीसीआई का जो चेयरमैन था उस ज़माने का, उसको कहा कि भाई हमारी आपके साथ बायलैटरल सीरीज साइन हुई है, तो आकर आप दुबई में मैचेस खेलें। उन्होंने कहा कौन सा साइन हुआ है, हम नहीं खेलते, जाओ आप भाग जाओ। ये इंटरनेशनल कोर्ट में अपना केस लेके जो है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि रिटर्न एमओयू कोई साइन हुआ ही नहीं था, या सेठी साहब कुछ भी नहीं साइन करके आए थे। और उसके कल ये बात थी। गली बात ही हमें बेवकूफ़ बनाते रहे कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, और इंडिया को सुपर पावर बनाने में हमारे क्रिकेट बोर्ड का गलती है। हमारे जो नायल लोग थे, उन्होंने इंडिया को सुपर पावर बनाया क्रिकेट का, और उसके बाद इनको एडवांटेज ज़ीरो मिला। 6 बायलैटरल सीरीज़ में से ये जो 2014 से 2022 तक होनी थी, एक सीरीज़ नहीं कंडक्ट हुई। सबसे इंडिया ने इनकार कर दिया। इंटरनेशनल कोर्ट में ये केस लेके गए, इनके पास रिटन डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं था, उन्होंने केस उड़ा के फेंक दिया इनका। फिर इन्होंने क्या, इसके बाद और एक ब्लंडर क्या किया, 2016 में शाहिद अफरीदी को कप्तान बना के टी20 वर्ल्ड कप के लिए दोबारा अपनी टीम इंडिया भेज दी। भाई किसी जगह पे तो स्टैंड लें। उन्होंने फिर इनकार कर दिया आने से, इन्होंने फिर टीम भेजी। फिर 2022 में जब एशिया कप हुआ है, फिर इंडिया, वो पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, इंडिया ने कहा हम नहीं खेलते, भाई वहाँ पे स्टैंड ले लेते आप। इन्होंने जाके अपने मैचेस श्रीलंका में खेले, शिकस्त हो गई, जिस तरह अभी हुई है चैंपियन ट्रॉफी में। वो एशिया कप ही इंडिया जीत गया। हाइब्रिड मॉडल भी उन्होंने एक नई चीज़ दे दी उनको। उस वक्त भी बड़े इन्होंने शादियाने बजाय कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, मगर वो आपके एंटी गया। फिर अच्छा, ये 2000 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई एम सॉरी, आपकी बात कट रही है, सेठी साहब के दौर में ये हाइब्रिड मॉडल यही इन्वेंट हुआ था। 3 लोग, शहरयार खान, सेठी और ज़का अशरफ, यही इनकी एक वो म्यूजिकल चेयर चल रही थी यहाँ पे, और यही बर्बाद कर रहे थे पाकिस्तान की क्रिकेट को। फिर इन्होंने क्या किया, दो उसके बाद एक और ब्लंडर पे ब्लंडर। अगर एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान नहीं आया, तो आपको क्या करना चाहिए था? जब 5 दफ़ा पहले आपको धोखा दे चुका था वो, आपको नहीं जाना चाहिए था। जो 2023 का आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ, इसमें फिर वो इंडिया चले गए, इन्होंने टीम भेज दी, और फिर वहाँ पे आपको पता है कि आपके जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, उनके साथ उन्होंने कैसा सलूक किया, आपकी टीम के साथ क्या किया। फिर वापस आए, फिर इनको उन्होंने लाल झंडी दिखाई जी कि क्योंकि आईसीसी का चैंपियन ट्रॉफी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट है, तो इंडिया को हर सूरत पाकिस्तान जाना पड़ेगा, इसीलिए हम चले गए इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए। अब किधर वो आईसीसी का टूर्नामेंट गया, वो हाइब्रिड मॉडल पे दुबई बैठे हैं, और सारे मैच उन्होंने अब हाइब्रिड मॉडल पे दुबई में खेल लिए, और सारी टीम उन्होंने फाइनल भी वहाँ पे खेल लिया। जो प्रेजेंटेशन हुई है, उसमें पाकिस्तान जो होस्ट कंट्री था, ना उसका चेयरमैन था, ना उसका सीईओ था, कुछ भी नहीं था। अच्छा, ये बड़ा अलमिया हुआ कि पाकिस्तान का होस्ट कंट्री ना हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन, फेस नहीं था हमारा, वहाँ पे फेसलेस थी। अच्छा, टेक्निकली इंडियन टीम को कितना एडवांटेज हुआ एक ही ग्राउंड में या एक ही वेन्यू के ऊपर मैचेस, सारे मैचेस खेलने का? देखिए, इतना ज़्यादा आप एडवांटेज नहीं कह सकते इसको। ये अभी ये अपना खफ़्त मिटाने के लिए ये कह रहे हैं कि उनको एडवांटेज हुआ, क्योंकि इनको बार-बार शिकस्त तो हुई है। हमें देखिए, हमें सच को फ़ेस करना पड़ेगा, हमें सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो हमने माज़ी में ब्लंडर्स किए, हमें उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब हमें आगे जाने का रास्ता मिलेगा। जब हम उन पे इस तरह मिट्टी डालेंगे कि इंडिया को वहाँ पे एडवांटेज हुआ, तो ये एडवांटेज नहीं हुआ। एडवांटेज आपको ज़्यादा एडवांटेज था, आप अपने घर के अंदर मैच खेल रहे थे, जहाँ पे आप 70 साल से क्रिकेट खेल रहे थे। आपने कदाफी स्टेडियम में मैच खेला, आप कदाफी स्टेडियम में 2 मैच आ रहे हैं, आप उधर नेशनल स्टेडियम कराची आपका होम ग्राउंड था, जहाँ पे पाकिस्तान की हिस्ट्री थी, पाकिस्तान बहुत कम मैच हो रहा, वहाँ पे आपको शिकस्त हुई, और आप टूर्नामेंट के 4 दिन में आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए, और अब आपने राग लापना शुरू कर दिया है कि इंडिया को दुबई में एडवांटेज हुआ। इंडिया को दुबई में कैसे एडवांटेज हो सकता है, जबकि उनके जो वेन्यू है वो तो इंडिया में। अगर इंडिया में वो खेले, कोलकाता में या बम्बई में या ईडन गार्डन में खेले, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं एडवांटेज। ये तो एक न्यूट्रल वेन्यू था, वहाँ पे दूसरी टीमें भी जाके खेलती रहती हैं दुबई में। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका एडवांटेज, उन्होंने सिलेक्शन सही की थी, जिसकी वजह से वो जीते हैं। जीते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे जो मौजूदा कैप्टन हैं क्रिकेट टीम के, उनको आप कहाँ ग्रेड करते हैं, कहाँ रैंक करते हैं? देखिए, कैप्टन आप कोई भी बना दें,
जब आप बार-बार शफ़लिंग करेंगे, कोचिंग स्टाफ में शफ़लिंग करेंगे, टीम के अंदर शफ़लिंग करेंगे, जो मुख्तलिफ़ फ़ॉर्मेट्स हैं उनमें सही प्लेयर नहीं सेलेक्ट करेंगे, जो मुख्तलिफ़ वेन्यूज़ हैं उनके मुताबिक अपने प्लेयर्स की सिलेक्शन सही नहीं करेंगे, तो फिर आप किसी को भी उठा के कैप्टन बना दें, वो मैच नहीं जीत सकता। कैप्टन जो पाकिस्तान में मैंने पास्ट में देखा, कैप्टन का पाकिस्तान की ओवरऑल जो पूरी क्रिकेट होती है, उस पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो आपको सोच समझ के कैप्टन बनाना चाहिए, एक विनरी आदमी बनाना चाहिए। लेकिन हमारे पास तो कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो जो इतना जो इंस्पायर कर सके या अपना विजन एक्सप्रेस कर सके या उसको मनवा सके या सिलेक्टर्स के साथ वो कर डिमांड रख सके कि इस प्लेयर को खिलाना है, इसको नहीं खिलाना है, या इन लोगों के ऊपर टीम मुश्तमिल होनी चाहिए। देखिए क्यों नहीं है, वजह इसकी बेस क्या है? ये तो बहुत पैसिव किस्म के हमारे पास तो आपने स्कूल, प्लेयर्स। कॉलेज, यूनिवर्सिटी की क्रिकेट किससे ख़त्म की है? जब आपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में होता था, मुझे याद है, हमारा और एमबीओ कॉलेज का इतना मैच, टफ मैच होता था कि पूरे-पूरे कॉलेजेस मैच देखने आ जाते थे। हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात थी पंजाब यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट होना या यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में सेलेक्ट होना। मैंने कैप्टेंसी की है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की, पंजाब यूनिवर्सिटी की, गवर्नमेंट कॉलेज की। तो जब आप प्लेयर ही गली मोहल्ले से फिर पकड़ के लेंगे, आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की क्रिकेट ही ख़त्म कर देंगे, तो फिर वो कैसे वो रोल मॉडल बन सकते हैं आपकी दूसरी जनरेशन के लिए? वो कैसे अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करके दे सकते हैं? वो कैसे जो गैर मुल्की कोचेज़ आप रखेंगे उनके साथ वो एडजस्ट कर सकते हैं? तो फिर इससे आपका पूरे का पूरा ढांचा सफ़र होता है। और फिर दूसरी जो बेसिक चीज़ ये है कि ये कोचिंग जो सिस्टम पाकिस्तान की क्रिकेट में आया, वो भी बहुत ही ज़्यादा एक बेईमाना, आप उसको इफ़ेक्ट उसके कह सकते हैं। इस वजह से कि आपने मैट्रिक फ़ेल लोगों को पाकिस्तान की क्रिकेट में इंडल्ज कर दिया कोचिंग और मैनेजमेंट में। अब वो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि जब एक बच्चा अंडर 16, अंडर 14 या अंडर 17 लेवल पे ग्रूम हो रहा होता है, तो वो कोच ने सिर्फ़ अपने मफादात के लिए उसने उसको सारी प्लानिंग देनी होती है। वो टॉस का फ़ैसला कोच करेगा, पिच देख के बैटिंग बॉलिंग का फ़ैसला कोच करेगा, डिक्लेरेशन का फ़ैसला कोच करेगा, हैवी मतलब फुटबॉल वाला कोच बन गया है। हर काम कोच करेगा। और वही बच्चा जब वो पाकिस्तान का कैप्टन बनेगा तो वो डिपेंडेंट हो जाता है। फिर वो इसी तरह हाथ बाँध के बैठा रहेगा, जिस तरह बाबर आज़म आपने देखा कि वो मोहताज हो जाते हैं वो कोचेज़ के सारी ज़िंदगी के लिए। उनमें वो डिसीजन पावर ही ख़त्म हो जाती है, वो डिसीजन ले ही नहीं सकते कि मैंने क्या करना है। तो उसकी वजह से आपकी पूरी नेशन सफ़र करती है। ठीक। अच्छा, ये बताइए कि दो दो हिस्से, अब इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं, कि क्रिकेट को बेहतर करने के लिए कौन से इकदामात उठाए जा सकते हैं, और मोहसिन नकवी साहब, इफ़ ही इज़ सीरियस एंड कंसर्न्ड अबाउट पाकिस्तानी क्रिकेट, तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, एजुकेशन के बगैर आप कुछ भी नहीं कह सकते। आप कौन-सी सदी में जा रहे हैं? इस सदी में जहाँ पे दुनिया कहाँ पे चली गई, साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, रेनोवेशन, नई-नई चीज़ें इजाद हो गई हैं, इन्वेंशन्स आई है, जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आप फिर मैट्रिक फेल, मैट्रिक पास लोगों पर रिलाई करके आप कैसे आगे जा सकते हैं? जब आप देखें ना कि आपके जो प्लेयर्स अनफिट होते हैं, आप कहते हैं नज़र लग गई है। हुँ। भाई नज़र, जब आपकी एक ट्रेनिंग ही डिफरेंट है, आपकी जो एक स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग के स्किल्स ही डिफरेंट है, कि जब आपके पास ना एजिलिटी है, ना स्पीड है, ना आपका बैलेंस है, ना आई हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, ना आपका और कोई चीज़ है, तो आप किस तरीके से आप अनफिट ही हो ना, आपका टखना ही मुड़ना। साइम अयूब अनफिट हो गया, शाहीन अफरीदी को आप रिहेबिलिटेशन सही नहीं करवा सके, स्पीड डाउन हो गई। वो नसीम शाह, उसकी आप रोटेटर कफ इंजर्ड हुई है, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। आपके पास नेचुरल स्किल्ड बच्चे आते हैं, सब तबाह हो जाते हैं। तो उसकी बेसिक वजह क्या है? इलिटरेसी है ना। तो जब आप इलिटरेसी आप फैलाएँगे, जब जब आपका चेयर प्रमोट करें। इलिटरेसी को प्रमोट करेगा, इलिटरेट लोगों को कोचिंग स्टाफ में लाएगा, सिफारिशियों को लाएगा, अपने अपने जो वाक़फ़कार हैं उनको ओबलाइज करेगा, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको सिस्टम से आउट कर देंगे। तो आप कैसे मैच करेंगे पूरी दुनिया को, जो कि जिनका सारा डेटा ही बेस करता है साइंस पे और टेक्नोलॉजी पे। तो आपके तो जो आपके कोचिंग आपने 3 बंदे न्यूज़ीलैंड के टूर पे भेजे हैं, कोच बना के या चैंपियन ट्रॉफी में, तीनों मैट्रिक पास हैं। और मैट्रिक पास पाकिस्तान की एजुकेशन में मैट्रिक की हैसियत आपको पता है कि वो उसकी हैसियत ही कोई नहीं है। तो वो आगे जाके आपकी क्रिकेट को किस तरीके से सही रुख पर लेकर जाएँगे। तो ये चेयरमैन को अगर जो पहला काम करना है, छोड़ें अगर वो खुद एजुकेटेड है या नहीं है, लेकिन आगे स्टाफ तो अब एजुकेटेड उसको रखना ही पड़ेगा। यानी मुस्तकबिल करीब आस्ते हज़ी ना ही समझिए। हाँ, मेरा ख्याल। अच्छा, रऊफ साहब, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम? देखिए, इंडिया में एक तो उनका बेसिक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उनने उनका फर्स्ट क्लास या डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, उसके साथ उन्होंने बिल्कुल छेड़खानी नहीं की। जिस तरह हमारा जो भी चेयरमैन आता है, वो अपना फ़र्ज़ समझता है कि हमारा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसको छेड़खानी करना। फिर उनमें एक लेगेसी है, जो उनके सीनियर प्लेयर्स हैं, एज़ ए बैटिंग रोल मॉडल्स हैं, वो चलती आ रही है। हमारे अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारी बहुत ज़्यादा छेड़खानी की गई है सिस्टम के साथ, उसको एस्टेब्लिश नहीं होने दिया गया। फिर सिफारशी कल्चर बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंडल्ज हो गया।
फिर उसके बाद कोई ऐसी लेगेसी बैटिंग में हमारे पास है नहीं कि जिसको रोल मॉडल बना के हमारे जो यंग जनरेशन है वो आगे बढ़े। अब देखें कि उनका सचिन तेंदुलकर था या पहले सुनील गावस्कर थे, वेंगसरकर थे, मोहिंद्र अमरनाथ थे, वो रिटायर हुए तो मोहम्मद अजहरुद्दीन थे, वो रिटायर हुए तो उनके रिप्लेसमेंट पे आपके पास सहवाग आ गए, सचिन तेंदुलकर आ गए, आपके पास गंगोली आ गए, आपके पास लक्ष्मण इस और लौट आ पे आ गए। गए। वो रिटायर हुए तो आगे वो एक और लेगेसी छोड़ के चले गए, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है। ये अब ये 2 जा रहे हैं तो आगे आपके पास श्रेयस अय्यर है, ये आपके पास ये शुभमन गिल हैं, फिर वो जायसवाल हैं और जी और केएल राहुल हैं, बेशुमार उनके पास एक लाट लगी हुई है, एक सिस्टम उनका चलता आ रहा है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं रह गया, हमारे पास तो बस एक रह के ये जो पुराने लेजेंड्स हैं, इनके बच्चे रह गए हैं, इनके बेटे रह गए हैं, इनकी सिफारिशें रह गई हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप सारा पाकिस्तान दुनिया उससे समझ जाएगी, दो डिफरेंस जो आ जाता है। अभी अंडर 19 एशिया कप हुआ है, एक लड़का है मर्दान का है, किधर का शाहजेब खान उसका नाम था, उसने 2 मैचेस में 2 लगातार सेंचुरियाँ की। इंडिया के खिलाफ 164 रन उसने वनडे मैच में किए। आप यकीन करें उसको तीसरा मैच में उन्होंने क्या किया है, पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी थी जूनियर और जो कोचिंग स्टाफ था, तीसरे मैच में उसको नंबर 7 पे बैटिंग पे भेजा और मिसबाह-उल-हक के बेटे को नंबर 7 से उठा के उसको जापान के खिलाफ ओपन करवा दी। उस बच्चे को उन्होंने चांस नहीं दिया कि वो तीसरी लगातार अपनी सेंचुरी मुकम्मल करता, जापान जैसी आसान और मिसबाह के बेटे को उन्होंने ओपन करवा दी। तो जिस मुल्क में ये हो, मोइन खान का बेटा 15% फिटनेस के साथ टी20 वर्ल्ड कप खेल गया। यहाँ पे अनफिट आपने शाहीन अफरीदी को 2022 का वर्ल्ड कप खिला दिया और उसके बाद सारा पाकिस्तान सफ़र करता रहा। अभी आपका ये फ़खर ज़मान देख लें कि पिछले 2 साल से आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से उसको निकाला हुआ है। 2023 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान से कोई मैच वो नहीं खेला है। अनफिट था, आपने उसको दोबारा टीम में डाला तो उससे अनफिट ही होना है। वो अनफिट हुआ, आप चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गया, आपके पास ओपनर ही कोई नहीं था। पिछला आपने टी20 वर्ल्ड कप खेला, उसमें 2 बंदे आपके पूरा साल मीडिया पे बैठे रहे, आपको फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर का मज़ाक उड़ाते रहे, वो अमाद वसीम और मोहम्मद आमिर। आपने एट द नेक 11th आवर उनको टी20 वर्ल्ड कप में डाला, क्या रिज़ल्ट निकला? आप अमेरिका से भी हार गए, इंडिया से भी हार के ज़लील होकर वापस आ गए। तो जब आप इस तरह के दकियानूसी थर्ड क्लास फैसले करेंगे, तो फिर आप इंडियन को कैसे कम्पीट कर सकेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि हमें उनके साथ कंपैरिज़न की बात भी करनी चाहिए, सोचना भी चाहिए। अच्छा, कभी वैसे ऐसा वक़्त भी था कि पाकिस्तान जो है वो वनडे हो, टेस्ट मैच हो, हर किस्म के मैचेस के अंदर पाकिस्तान की जीतने की शरह बहुत बेहतर थी। अब वक़्त जो है वो ऐसा तब्दील हो गया। अच्छा, ये जो पीसीबी का स्ट्रक्चर है, आपने कहा कि आईसीसी पैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो आईसीसी और बाकी जो दुनिया के क्रिकेटिंग बोर्ड्स हैं, ये लिक्विडिटी कैसे शेयर करते हैं? पैसे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? पैसा किस तरह से कमाते हैं? देखिए, टीवी राइट्स से जिस तरह आईसीसी के इवेंट्स होते हैं, इनसे ही पैसा कमाते हैं और टीवी राइट्स से कमाते हैं और दूसरे कमर्शियल्स इनके पास काफ़ी इन ज़राए वैरायटी होती है। वैरायटी होती है पैसे कमाने की। तो फिर उसके बाद जो कंट्री जिस तरह पे स्टैंड करते हैं, उसके मुताबिक उनको वो उनकी रैंकिंग के मुताबिक उनको पैसा डिवाइड करते हैं। उस नहीं, ये रैंकिंग टीम पे होती है या कंज्यूमर मार्केट के ऊपर होती है? किस चीज़ पे रैंकिंग देखिए, करते हैं? कंज्यूमर मार्केट पे कि कौन सी टीम आपको ज़्यादा पैसा जनरेट करके देती है। जिस तरह इंडियन सबसे ज़्यादा पैसा आईसीसी को जनरेट करके देता है। सबसे ज़्यादा जो आईसीसी पैसा कमाता है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड हो एडवर्टाइज़मेंट आती है। गवर्नमेंट से वहाँ से पैसा इसीलिए सबसे जो ज़्यादा वो पैसे का शेयर है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को जाता है। पाकिस्तान तो पिछले जो 2008 के बाद जो श्रीलंका पे हमला हुआ था, पाकिस्तान तो आइसोलेट होके रह गया था पूरी दुनिया में और उसके और उसी साल शायद हमने वर्ल्ड कप में भी इंडिया के साथ वो बड़ा हाँ, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी थी, वो भी कैंसिल हो गई और फिर इसीलिए सारा सिस्टम पाकिस्तान का उसमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को अफेक्ट किया है। अच्छा, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के बाद फिर किसका शेयर है? तो ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया फिर उसके बाद इंग्लैंड और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका, ये तो बिग 3 हो गए। 3 आके रहते हैं और पाकिस्तान ही इनको बिग 3 बनाया वोट देके इंडिया को। और अगर पाकिस्तान वोट ना देता? अगर वोट ना देता तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया बिग 3 में शामिल हो सकता था। हुँ। तो ये बिग 3 फिनोमेना जो है, ये 10 साल पहले का है या इससे ये पहले? 2014 से 10 साल हो गया ऑलमोस्ट 2014 से? 2014 से। ठीक है। देखिए, जब शॉर्ट टर्म आपकी प्लानिंग होती है, आपके पास कोई लॉन्ग टर्म विजन या प्लानिंग नहीं होती। देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब चेयरमैन उस आदमी को बनाएँ जिसकी 35-40 साल की जड़ें हों सिस्टम के अंदर, जो एक-एक चीज़ को जानता हो, जिसका होमवर्क कंप्लीट जड़ तो बहुत गहरी है सिस्टम में नकी साहब की। आगे जो फैसले होते हैं वो ऊपर से रंग-रोगन वाले होते हैं, उसका फिर डीप में कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। इस वजह से पाकिस्तान का सारा सिस्टम सफ़र करता है। जिस तरह आपने देखा कि हॉकी थी, आप 4 वर्ल्ड कप जीते हुए थे, 3 दफ़ा के ओलंपिक्स चैंपियन थे, स्क्वाश में आप 20 दफ़ा ब्रिटिश 90 की दहाई, 90 की दहाई। हाँ, चैंपियन रहे हैं आप। 4 वर्ल्ड कप्स आपके पास थे। मगर उसके बाद फिर आपने सारे एयर मार्शल भी डाल लिए, जनरल भी चेयरमैन बनाए हैं, सारे बनाए हैं, हॉकी के भी, क्रिकेट बोर्ड के उसके
आपने स्क्वाश के भी सारे लोग लगाए हैं, जो आपके दिमाग में आता रहा, तो उसका एंड रिजल्ट क्या निकला? अभी हम ज़ीरो पे खड़े हैं, हमारी कोई पोजीशन नहीं है। अज़लान शाह में शिरकत करने के हमारे पास पैसे नहीं होते हॉकी के लिए। स्क्वाश में हमारी रैंकिंग 150 से भी नीचे है। तो इसका मतलब है ये लोग अपना डिफरेंस नहीं डाल सकते, डिफरेंस वही डाल सकता है जो इस चीज़ से वाकिफ़ होगा कि इसकी बुनियाद खोखली क्यों हुई है, और बुनियाद को जानने के लिए आपका 30-35 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मुझे ये बताएँ एंड पे कि आपका क्रिकेटिंग करियर आपने पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट किया ग्रीन शर्ट में, लेकिन आपका क्रिकेटिंग करियर बड़ा छोटा रहा, उसकी क्या वजह बनी? देखिए, मैं 17 साल का था, मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट शुरू की। 18 साल की जब मेरी एज थी, मैंने एक ZTBL हमारा डिपार्टमेंट था, मैं सुईगांव से खेल रहा था और मैंने उसके 14 विकेटें ली एक मैच के अंदर 90 रन्स देके। इमरान खान का रिकॉर्ड तोड़ा था मैंने 18 साल की उम्र के बाद, 18 साल की एज में। और मुझे जो पहला टेस्ट मैच मिला वो 17 साल के बाद, उस परफॉर्मेंस के 16 साल के बाद 34 साल की उम्र में मुझे पाकिस्तान की तरफ से पहला टेस्ट मैच दिलाया गया। तो इसमें फिर आप क्या कह सकते हैं कि इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछ सकते हैं, जो यहाँ पे सिफारिश सिस्टम है, जो करप्शन है, जिस तरीके की यहाँ पे जो धंधा चलता है, एक माफिया है, जो मेरा ख्याल है कि जहाँ पे आपकी जिसकी लाठी जिस माइट इज़ राइट का जो रूल है, तो वहाँ पे हमारे जैसे जो पढ़े लिखे लोग आते हैं साफ-सुथरे, जिनके पास ना कोई सिफ़ारिश है, सिवाय एजुकेशन की और कोई चीज़ नहीं है। या वो टैलेंट के? किसी टैलेंट और एजुकेशन के अलावा कुछ नहीं है, तो वही सफ़र करेंगे। यही रीज़न। ठीक। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त के लिए, आपने अपना वक़्त दिया। गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, अल्लाह करे कि पाकिस्तान का और पाकिस्तानी क्रिकेट का जो मुस्तकबिल है, वो दोनों रोशन हो। अहमद इमरान खान को आज के पॉडकास्ट से इजाज़त दें। अल